हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ लाइट। उसमें हम लोगों ने शुरू में बहुत सारी बातें किया, शैडोज़ के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब जाकर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन शुरू किया है। तो पिछले लेक्चर में मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताया था। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग स्लैब के बारे में। किसके बारे में? स्लैब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिख दिया है, जो आपके पियर्सन जो बुक है, ठीक है ना, उस बुक का पेज नंबर 7.25 में मुझे नज़र आया है ना। बहुत सिंपल है। मैंने पढ़ाया था आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है। देखिए क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मीडियम में लाइट जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 2.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरे मीडियम में जिसमें जाएगी उसमें 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। जब स्पीड कम होगी दैट मीन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए? डेंसर में जा रहा है। रेयरर से किस में जा रहा है? रेयरर टू डेंसर। ये बात आपको समझ आ गई। और रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए? ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसा लिखने का तरीका है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब मीडियम। ठीक है, ये कैसे डिफाइन करते हैं? जिसमें जाता है, मतलब जिसका निकालते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसमें लाइट की स्पीड कहाँ होती है? नीचे होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सिंपल सा फंडा है, वहीं से हमारा निकल जाएगा। ये हमने पढ़ा था। v1/v2 क्या आया आपका? ये आया आपका v1 है कितना? v1 है 2.8। रेयरर से डेंसर में जा रहा है और डेंसर का निकालना है। किस में निकालना है? डेंसर का निकालना है। तो डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि रेयरर जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसमें लाइट की स्पीड ऊपर होती है। तो रेयरर में मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो क्या 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे क्या होगा? 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो नहीं होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? 28/23 आंसर होगा। अब इसको आप निकालेंगे तो आ जाएगा। ये आएगा सॉल्व करके 1.2 यहाँ जैसा निकाल के आया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम 1 से छोटा होगा। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। उतार लें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग स्लैब के बारे में डिस्कशन करेंगे और एपेरेंट डेप्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करें नोट डाउन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसमें लाइट की स्पीड नीचे होगी, इतना याद रखेंगे। और डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। रेयरर का डेंसर के रिस्पेक्ट में 1 से छोटा होगा। ये एक सिंपल सा फंडा है, आप याद रखें। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। गिवन मीडियम में क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है। फाइंड वेलोसिटी, स्पीड की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। द absolute refractive index of the medium is 1.5 of the medium is 1.5। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी? c बराबर दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसके रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और उसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी जाए वी जस्ट लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी एम को मैंने वी लिखा। और आपका क्या गिवन है? 1.5। ये जो n बराबर c/v जस्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात, ये एक्चुअल में है, ऐसा लिख सकते हैं। तो n क्या हो गया बताइए? n है 1.5, c है आपका 3 × 10⁸
बटे v तो निकालना है, तो v क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 पे पावर 8 बटे 1.5, ये हो जाएगा 30 बटे 15 गुना 10 पे पावर 8, दैट इज़ 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे करा। तो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वैक्यूम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो आपका क्या निकल गया, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में। बहुत इजी तरीका है, आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर 1.5 है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गुना, मतलब 1.5 है 1.5, दैट इज जो हमारी लाइट की स्पीड होगी वैक्यूम में वो 1.5 टाइम्स होगी। कहाँ पे, वैक्यूम में। c बराबर क्या होता है, एन, इससे भी समझ आ रहा है। c बराबर एन का मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में n टाइम्स होता है स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम से, तो 1.5 का डबल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। करें नोट डाउन, शुरू करेंगे हम लोग स्लैब। ओके, तो चलिए आपने उतार लिया होगा और आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसके बारे में डिस्कशन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बहुत सिंपल टॉपिक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे एपरेंट डेप्थ के बारे में डिस्कशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू जब क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम लोग दोनों तरफ वैक्यूम लेंगे या एयर लेंगे। ग्लास स्लैब आप समझ रहे होंगे, ग्लास स्लैब क्या होता है, सुनिए। रेक्टेंगल मत समझे, ये क्यूबॉइड, मतलब ये कि आप जैसे इस किताब को देखें, ये क्यूबॉइड है, इसका इस पार है ना, मतलब इसकी हाइट भी कुछ है, ये हाइट यहाँ पे हम कर नहीं सकते ड्रॉ, समझे ना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जैसे ये है स्लैब हो जाएगा, इधर हमारा एक इधर से लाइट आएगी, पहले किस में जाएगी, अंदर पूरा ग्लास से भरा हुआ है, लाइट आई, लाइट एयर से कहाँ गई, ग्लास से, फिर ग्लास से फिर कहाँ गई, एयर से कहाँ गई, ग्लास में, फिर ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आया ये हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है, ये जो आके यहाँ पे टकराएगा ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, ये भी हमारा क्या है रेक्टेंगल। ये जो दोनों सरफेसेस हैं आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। ये सरफेस आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। अगर ये रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस हैं, ये सब सरफेस क्या आ गया हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है सब, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो जाए तो समझ जाइए वो स्लैब जैसा बिहेव करेगा, और क्या होगा, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर पैरेलल हो जाएं और वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट हो तो वो स्लैब जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, स्लैब जैसा। तो आप स्लैब को बना लें, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या हो, पैरेलल हो, और ये जो है ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो किसके जैसा बिहेव करेगा, स्लैब के जैसा बिहेव करेगा। तो स्लैब होने का कंडीशन आप समझ रहे होंगे, स्लैब होने का कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट वहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से बनाता हूँ मैं। ठीक, अब मान लेते हैं इसका नाम मैंने ABCD दे दिया, चलिए देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समझिए क्या हमारा, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं। ये चूंकि हम ऊपर का ऐसे देख रहे हैं तो आगे वाला दिख रहा है, पीछे पूरा रेक्टेंगल है जो मैंने अभी दिखाया, पूरा सरफेस है। तो हमने क्या किया, एक लाइट यहाँ पे पड़ेगी ना, लाइट आ रही है, ठीक, लाइट आएगी तो क्या होगा बताइए, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब पड़ेगा ये इसके साथ ये वाला ये जो नॉर्मल ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जाना कैसे चाहिए, एयर है और ये क्या है हमारा ग्लास। एयर से जब ग्लास में आएगा, ये हमारा पूरा नॉर्मल ऐसे ड्रॉ, ठीक है। एयर से जब ग्लास में आएगा तो क्या होगा बताइए, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जाना चाहिए था इसको सीधे,
ऐसा ना जाके क्या हो जाएगा बोलिए, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। किधर मुड़ गया बताइए, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। तो ये जो एंगल बनाया इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम मैंने दे दिया, हमने इसका नाम R1 लिख दिया, वॉटएवर कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि और भी होगा ना। तो फिर क्या होगा, इसका नाम मैंने R1 दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम या R ही लिखते हैं। अब ये जो R हुआ यहाँ पे फिर आके फिर हमको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया ये अब इंसिडेंट रे हो गया। ये जब एयर से ग्लास में आया तो ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब ग्लास से किस में आएगा, एयर में। अब ये हो गया इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल क्या होगा हमारा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कब, जब ग्लास से एयर में आएगा। ये एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। अब आप जानते होंगे ऐसे अगर होगा ये वाला और ये वाला आपस में सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आर होगा तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अब जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो भी क्या हो रहा है, आर हो रहा है। अब क्या होगा फिर, अब आर होगा। अब क्या होगा, ये ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। हमने जान लिया, ठीक है। पहले किससे आ रहा था, एयर से ग्लास में, अब ग्लास से किस में आ रहा है, एयर में। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, आर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब ये जो ई है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। एंगल ऑफ क्या कहते हैं, इमरजेंस। अभी आई ही लिखते हैं, ये आई बराबर ई। ई मतलब एंगल जब बाहर निकला उसका नाम हमने अलग से नाम रख दिया, वैसे कोई ज़रूरत का नाम नहीं है, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्योंकि शुरू किया था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आई होगा, और आई बराबर ई हो गया। आई बराबर क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये देखा क्या गया, आप खुद देखें, ये अगर दोनों एंगल्स बराबर हों तो इसको क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। दैट इज़ ये जो हमने आगे प्रोड्यूस कराया ये दोनों आपस में, इसका नाम मैंने L दिया, इसका नाम M दिया, तो L किसका पैरेलल हो गया बताइए, M का। लेकिन ये जो लाइन L और M है ये दोनों रेज आपस में क्या होंगे, पैरेलल। मतलब इंसिडेंट रे और ये जो इमरजेंट रे है, इसको ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है जो बाद में निकला। इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल, रे आर पैरेलल, ठीक है। इंसिडेंट इमरजेंट पैरेलल हो गया, बट थोड़ा शिफ्ट कर गया, बट थोड़ा क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। ये जो शिफ्ट करा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मैं खुद भूल गया, देख लेता हूँ। इसको बोलते हैं, अब इसमें नहीं लिखा है तो अब देख लीजिएगा, अपैरेंट शिफ्ट समथिंग, ठीक। मुझे देख लेना चाहिए था, आप नाम देख लीजिएगा। ये कुछ शिफ्ट कर गया, इस शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग समथिंग शिफ्ट। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं मिल रहा है, उसका नाम समथिंग शिफ्ट, समथिंग शिफ्ट, समथिंग शिफ्ट। और ये समथिंग क्या है आपको जानना है, ठीक है। शिफ्ट कर गया ना, इतना शिफ्ट किया तो लिया लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वॉट एवर देख लीजिएगा, कुछ शिफ्ट कर गया, समथिंग शिफ्ट इसका नाम रख दीजिए आप। मैंने क्या बोला, जब लाइट ग्लास स्लैब के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेगी तो एयर से किस में आया, ग्लास में। वो पहले नॉर्मल की तरफ आया, फिर ग्लास से एयर में गया तो नॉर्मल से दूर गया। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है और यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है दोनों आपस में क्या हो गए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ दोनों बराबर हो गए। मतलब इसकी लिए जब एयर से ग्लास में आ रहा था जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, जब ग्लास से एयर में जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसका नाम अलग से इसलिए दिया क्योंकि दो बार ऐसा मीडियम चेंज किया, जब चेंज करेगा तो बाद में जो निकला रे उसको हम क्या बोले, इमरजेंट रे। जो शुरू में इंटर किया था उसको बोले थे इंसिडेंट रे। दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, थोड़ा शिफ्ट कर गया, उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या समथिंग शिफ्ट। देख लीजिएगा, अगर आपको नाम मिले तो अच्छी बात है, समथिंग शिफ्ट लिख के छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, तो हमारी कहानी थी किसकी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आई थिंक आपको समझ आया होगा, आप थोड़ा पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। कौन सा डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। इसको उतारे फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे।
चलिए लिखिए नेक्स्ट टॉपिक एपेरेंट डेप्थ। तो कहानी थी किसकी, ये ग्लास स्लैब की, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होने चाहिए, पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं होगा तो बाद में प्रिज्म की कहानी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एपेरेंट डेप्थ। आप लोग देखे होंगे स्टिक या कोई पेन, अगर पेन में डुबाते हैं तो आपको टेढ़ा नज़र आता है, या जो कॉइन है बाल्टी में डालते हैं और पानी है बाल्टी में, तो कॉइन आपको थोड़ा ऊपर नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड एपेरेंट शिफ्ट हो जाता है, ऊपर में आ जाता है। कैसे होता है देखेंगे। मानते हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है कहीं पे, या कुछ भी ग्लास का है, वट एवर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सिक्का है, ये पूरा पानी ही पानी है, और यहाँ पे सिक्का है, यहाँ पे क्या है, इस सिक्के से क्या निकलेगी, रोशनी निकलेगी। मतलब या तो खुद कोई ऑब्जेक्ट है जो खुद रोशनी निकाल रही है, वहाँ पे लाइट आके वहाँ से आ रही है रिफ्लेक्ट होके। अगर यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये नॉर्मली जब जाती है तो क्या होगा, नॉर्मली ही चले जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, ऐसे आएगा, मान लो मैंने लिया, यहाँ पे जितने सारे एंगल्स इसको छोटा मानेंगे, ठीक है। अब ये जो गया यहाँ पे एक हमको नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल है। अब ये जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये जो जाएगा ये क्या होगा, ये ग्लास है मान लो, या पानी है मान लो, तो वाटर, ठीक है ना, और ये एयर है, तो वाटर से एयर में क्या है, रेयरर से डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो नॉर्मल से क्या होगा बताइए, दूर जाएगा। ज़्यादा ही दूर कर दिया, इतना दूर तो नहीं होगा, थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में आप देखें, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, दोनों की मुलाकात कभी होगी। ये सब क्या है, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज से क्या बना, ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन हमें जो नज़र आएगा वो किससे नज़र आएगा, रिफ्रैक्टेड रेज से या रिफ्लेक्टेड रेज से। यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है, दो ही हमने लिया है। ये जो एंगल बनाया इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो गया ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसकी मुलाकात कहाँ होगी, तो इसकी मुलाकात इधर तो हो नहीं सकती, तो इसकी मुलाकात करती हुई लगेगी किधर, पीछे किधर, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा इतना ऊपर नहीं हो जाएगा, लेकिन ठीक है मान लेते इतना ऊपर हो गया। ये जो यहाँ पे हमको दिखेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज की मुलाकात पीछे करके कहाँ दिखा, यहाँ दिखा ना, हमें यहाँ नहीं दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट रियल में, यहाँ ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। या इस रियल ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है बताइए, वर्चुअल इमेज। लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज है वही तो हमको आंखों को दिखेगी ना, आंख तो यहीं पे कहीं पे है, ठीक है ना। ये जो आंख है इसको दिखेगी अगर ये फील्ड ऑफ व्यू में है तो। ये जो हाइट हुई यहाँ से, इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ। क्या नाम है इसका, एपेरेंट डेप्थ। और ये जो पूरी हाइट है, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ को मैंने क्या मान लिया, रियल डेप्थ को मैं मान लिया x, और एपेरेंट डेप्थ को क्या मान लिया, y। देख रहे हैं आप, वर्चुअल इमेज का ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके जो इसके साथ इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हुआ, जो आंख जिस ऑब्जेक्ट को देखेगा वो तो इमेज को ना देखेगा, आंख जिस ऑब्जेक्ट को देखेगा वो तो इमेज को देखेगा। रियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट ये हमको थोड़ा ऊंचा नजर आएगा। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कितना, उसका जो हाइट है उसका, उसको एपेरेंट डेप्थ माने, और ऑब्जेक्ट का जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो उसको हमने रियल डेप्थ माना, उसको x माना, और ये हमने क्या मान लिया, z मान लिया। और z बहुत छोटा है, z बहुत छोटा है, बड़ा करके बनाया है मैं, z बहुत छोटा है। तो अगर आप ध्यान दें इस फिगर में, तो मैंने क्या किया, अच्छे से समझें। ये जो जहाँ इमेज बना, रिफ्रैक्टेड रेज से क्या बना, इमेज बना, और वो इमेज आंखों को नजर आएगा, तो आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बताइए, वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। और ये जो पूरी हाइट है इसको हम लोग क्या क्या रियल डेप्थ बोला, ये जो हाइट हुई उसको बोले एपेरेंट डेप्थ। अब सुनिए, जो छोटा सा फिगर है, ये हमने अगर इसको देखा इस तरह से, ये z है, z बहुत छोटा है, और ये हमारा y, ठीक। अब ये जो एंगल होगा इसको आप ध्यान से देखें, अगर ये वाला है, ये वाला, ठीक, ये r है, तो इसको देखेंगे अगर इस तरह से, ये ऐसा है कुछ, ये r है, तो ये भी क्या होगा, r होगा, ये वाला r होगा, ठीक है ना। ये r होगा तो ये भी क्या होगा, ये r होगा। गलत कर रहे हैं क्या, सॉरी, ये r होगा, अगर मैंने गलत किया, ये r होगा। मैं ऐसा अगर देखूं, ये वाला, ये वाला, ये r है, तो ये वाला, ये इसके साथ ही, इसके साथ,
ठीक है। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, बोलिए आर हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें, साइन आर की, तो साइन आर क्या हो जाएगा, बोलिए ऑपोजिट कौन है, जेड बटे क्या हो जाएगा वाई। इससे पहले पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट, मतलब ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑपोजिट है ये परपेंडिकुलर है, बटे हाई बटे 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 गलत किया, बटे गलत किया, बटे क्या हो जाएगा हमारा, इस ये हो जाएगा, ये z है, इसको मैंने मान लिया ए बी, तो क्या हो जाएगा वाट एवर, इसको मैंने क्या मान लिया, कुछ मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो साइन r क्या हो गया बताइए, z बटे a क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का जो अपोजिट है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। साइन किस किस का रेशियो है बोलिए। अब मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा यार ज़्यादा हो गया, देख लीजिए, ये r है तो ये भी r होगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मैंने अभी फिर बताया ये r है तो ये भी क्या होगा, r होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये r हमने यहाँ लिख दिया। अब साइन r जो होगा उसका अपोजिट कौन है, z बटे 90 डिग्री का अपोजिट, ये याद रखना है आपको, मैंने बताया था। ठीक है, साइन r z बटे ये हो गया। ठीक, अब क्योंकि ये बहुत छोटा है, z बहुत छोटा है, तो a और y मतलब नज़दीक है बहुत, अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो इस तरह का अगर हम बनाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारा r है, ये a है, बड़ा करके बनाए हैं तो ये z बहुत छोटा हो गया, तो ये a और y लगभग बराबर हो जाएगा, a और y लगभग बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं z बटे a के प्लेस में y। ठीक है, क्यों, क्योंकि z बहुत छोटा है, हमने पहले लिख दिया, अप्रॉक्सीमेशन है ये, अप्रॉक्स क्या हो गया, ए वाई के बराबर है, अप्रॉक्स क्या है बताइए, ए वाई के बराबर है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये आई है, ये क्या है आई, ये आई होगा तो ये भी क्या होगा, आई होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको मैं बनाता हूं, ठीक है, ये z है और ये i है, ठीक, और ये हमारा x, और इसको मैंने b मान लिया। ठीक, अब ये i भी अगर बहुत छोटा होगा, z बहुत छोटा होगा तो i भी बहुत छोटा होगा, तो साइन i कितना हो जाएगा बोलिए, ऑपोजिट कौन है, z बटे क्या होगा b, और ये b किसके बराबर है, x के बराबर, क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेट z बहुत छोटा है तो लगभग b और x क्या हो जाएगा, बराबर z बटे x, ये क्या अप्रोक्स, तो ये फॉर्मूला जो आने वाला है वो अप्रोक्स आने वाला है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था जिससे लाइट जाएगी, ये जो जा रही है आई एंगल बना रहा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, एन, ये वाटर इसको डेंसर मान लिया एन डी, और ये हमारा एन एयर का इसको हमने रेयरर मान लिया एन डी एन आर। तो क्या होगा बताइए, एन डी या एन वाटर ही लिखते हैं, एन वाटर लिखते हैं और ये एयर, तो एन डब्ल्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई बराबर एन एयर साइन क्या हो जाएगा, एन एयर साइन आर। ये मैंने बताया था, पीछे के लेक्चर्स में देखें, थोड़ा टफ हो रहा है तो आपको थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बहुत टफ है भी नहीं, इसको उतार लें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एन डब्ल्यू साइन आई बराबर एन ए साइन आर, इसको अच्छे से आप देखें, मैं आपको 15-20 सेकंड दे रहा हूँ, उसको उतारें फिर इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ मैं पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा बोलिए, साइन आई एंड साइन आई ओवर साइन आर क्या हो जाएगा बोलिए, एन ए कितना हो जाएगा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एन डब्ल्यू साइन आई कितना आया, साइन आया है जेड बटे एक्स बराबर एन ए क्या हो जाएगा, साइन आर क्या हो जाएगा बोलिए, साइन आर हो जाएगा z बटे वाई, z क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो अगर हम बात करें किसकी, x बटे a क्या हो जाएगा बताइए, x बटे y, हमको चाहिए y बटे x एक्चुअली, तो y को इस पार लेके आ जाते हैं, y नीचे ऊपर आ गया, y बटे x बराबर क्या हो गया, एन ए बटे एन डब्ल्यू। इतनी बात समझ आ रही है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो y बटे x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, c बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे c बटे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही ना हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो y बटे x बराबर c कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे वी डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा नीचे 1, तो क्या हो जाएगा बोलिए, y बटे x बराबर वी डब्ल्यू बटे वी ए। वो गलती भी क्या,
इतना आप ठीक है कोई बात नहीं, आप दोबारा लिख लें। मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, वाई बटे एक्स ना करके हम एक्स बटे वाई करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, पता नहीं मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। मुझे वाटर का एक्चुअली चाहिए, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला। देखिए एन डब्ल्यू बटे एन ए मैंने किया बराबर एक्स बटे वाई, बेसिकली हमको यही चाहिए। तो एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन, मतलब ये बेसिकली वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, बराबर क्या होगा एक्स बटे वाई। सी सी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा वी ए ऊपर वी डब्ल्यू नीचे बराबर एक्स बटे वाई। अब ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट नीचे जिसका है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो गया बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर रियल डेप्थ, क्या हो गया रियल डेप्थ, एक्स क्या रियल डेप्थ बटे क्या हो गया एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ बटे एपेरेंट डेप्थ। तो जिस मीडियम में है सिक्का रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम रियल डेप्थ बटे एपेरेंट डेप्थ करें अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। और हम लोग अक्सर जनरली क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं जस्ट एन बोलते हैं, तो क्या होगा रियल डेप्थ बटे एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। आपको बात समझ आ रही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालेंगे मीडियम का तो हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ को एपेरेंट डेप्थ से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जब ये z छोटा होगा तो हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकल जाएगा जिस मीडियम में सिक्का रखा हुआ है। आप अगर ये बातें नहीं भी समझ पाए तो आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल में देखें हमने क्या किया, साइन ये जो आर है तो बेसिकली क्या है हमारा, ये भी आर है, कॉरेस्पॉन्डिंगली साइन आर क्या हो जाएगा बोलिए, ऑपोजिट z बटे ये वाला, और ये वाला लगभग इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा साइन आर z बटे y। उसी तरह से साइन आई क्या होगा z बटे x अप्रॉक्सीमेटली, चूंकि ये वाला लगभग इसके बराबर होगा। उसी को हमने प्रोसीड किया, उसके बाद आपका रिजल्ट सामने है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। पीछे के लेक्चर्स को देखेंगे तो बहुत इजी होगा, मैंने थोड़ा सा बार बार इधर उधर करके कराया तो शायद आपको हौच पौच लगाओ। आप टेंशन मत लें, आप एक बार देखने की कोशिश करें, दोबारा देखने की कोशिश करें तो आपको समझ आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। ओके, मुझे लगता है कि आपको बहुत समझ आया होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में और भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको भी फॉलो करने की कोशिश करें। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।